फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सा चैप्टर था? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ जो हमारे गैसेस था, उस चैप्टर का हम आज थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा क्या रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग है उसका मैकेनिज्म क्या है कि ब्रीथ जो हम करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, और ब्रीथ करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके बाद ही हम ब्रीथ कर पाते हैं। ये तो है नहीं कि एयर ऐसे ही मूव कर रही है, हमारे अंदर चले जा रही फिर बाहर आ जा रही। इसके पीछे कुछ फैक्टर होंगे। हो सकता है कुछ प्रेशर ग्रेडियंट हो, वॉल्यूम वाला फैक्टर हो। तो ये सब फैक्टर है, या फिर ऐसे कुछ फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के लिए। इस पर बात करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, आज का टॉपिक हमारा क्या था? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? टू स्टेजेस होते हैं मैकेनिज्म के। एक को बोलते हैं हम इंस्पायरेशन एंड दूसरे को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? इनहेल करना, मतलब कि एयर को अपने अंदर लेना। एंड एक्सहेल मतलब कि एयर को अपने अंदर से बाहर फेंकना। जो हम एयर को बाहर से अंदर लेते हैं तो वो कौन सी एयर होती है? एटमॉस्फेरिक एयर का मूव करना कहाँ पर? हमारे लंग्स के अंदर। और एल्वोलर एयर का, या फिर हम बोले लंग्स की एयर का मूव करना आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सपायरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंस्पिरेशन अगर हमें इंस्पिरेशन करना है तो प्रेशर विद इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। और अगर हमारे लंग्स का प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब कि जो एयर है उसका प्रेशर भी कम है। जो हमारे लंग्स के अंदर एयर है उसका प्रेशर कम है, उसका प्रेशर कम है। तो इसका मतलब जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो मूव करेगी एटमॉस्फेयर टू हमारे लंग्स में। तो जब ये प्रेशर होता है, या फिर हम बोले इसके लिए हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर विद इन द लंग्स, विद नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके रिस्पेक्ट में हमारे लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा, तभी एयर मूव करेगी एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स की तरफ। देखो, दो बातें याद रखनी है आपको। एक तो हमारा जो लंग्स है उसके अंदर का प्रेशर कम होगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सेकंड, हमें याद रखना है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसका प्रेशर लंग्स के रिस्पेक्ट में अगर ज्यादा होगा तभी एयर मूव करेगी कहां पर? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में। कहा मूव करेगी? हम बोल सकते हैं एटमोस्फियर टू लंग्स। ये बात आपको लोगों को समझ आई होगी। सेकंड हमारा आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कब होगा? कि जब हमारा पल्मोनरी प्रेशर, एक्सपायरेशन कब होगा? कि जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो हायर होगा। किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अब यहां पर देखो, पहले हमारी कंडीशन थी कि एटमॉस्फेयर का ज्यादा प्रेशर था और हमारे लंग्स का कम प्रेशर था, तभी जो एयर है वो एटमॉस्फेयर टू लंग्स में मूव कर पा रही थी। अब हमें क्या करना? एक्सपायरेशन करना, एयर को बाहर निकालना। एयर को बाहर निकालना है तो जो हमारे लंग्स का प्रेशर है वो ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, तभी एयर मूव करेगी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब हमने पढ़ लिया कि प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। प्रेशर का डिफरेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा, या फिर हम बोले हमें पल्मोनरी वॉल्यूम को अगर अगर हम चेंज कर देते हैं तो पल्मोनरी जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा अगर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। तो उसे इंक्रीज करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं, कुछ मसल होती है ब्रीदिंग में जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जो
लंग्स है वहां का प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोरेसिक कैविटी, याद होगा। थोरेसिक कैविटी क्या होती है, हमारा जो इतना रीजन रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। अब इसमें सामने की साइड यहाँ पर आप देखते हो एक फ्लैट बोन पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम से क्या जुड़ी हुई थी, यहाँ पर हमारी जो हिंदी में बोलते हैं पसलिया, या फिर हम बोले रिब्स। रिब्स के बीच में कुछ मसल पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं हमारे यहाँ पर क्या पाई जाती है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल पाई जाती है, और यही मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे रिब्स को अपवर्ड मूव कराने के लिए। साथ में एक और मसल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम क्या होता है, ऐसे डोम शेप का एक मसल पाई जाती है, ऐसे डोम शेप की एक मसल पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम बोलते हैं। अगर ये फ्लैट होता है, अगर ये फ्लैट होता है तो यहाँ पर हमारी क्या है, रिब्स जुड़ी हुई है आगे आगे स्टर्नम से, तो ये इसे मूव करता है अपवर्ड। इसे मूव ऐसे करेगा, हमारी रिब्स को अपवर्ड मूव करेगा, तभी हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ आया। अगर हमारा जो डायफ्राम है वो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, या फिर हम बोले हमारा अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल है, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिसके कारण हमारी जो रिब्स है वो क्या करेंगी, बाहर की साइड मूव करेंगी, और जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है, जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, किस एक्सिस पर, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर। किस एक्सिस पर इंक्रीज होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर। ऊपर वाले को हम एंटीरियर बोलते हैं और नीचे वाले को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। यही एनसीईआरटी बोल रही है कि इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम with increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis। कब, अगर हमारा डायफ्राग्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा तो जो हमारा वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो इंक्रीज होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। अब इसके बाद आती है कि जब हमारी रिब्स के अंदर पाई जाने वाली जो मसल थी इंटरकोस्टल मसल, ये दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारी रिब्स के बीच का जो ये स्पेस है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारी रिब्स बाहर की तरफ मूव करती है, या फिर हम बोले हमारी रिब्स ऐसे बाहर की तरफ आती है, जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज होता है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल, आगे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं, जब एयर हमारे अंदर गई तो हमारी जो ये रिब्स हैं ये बाहर की साइड आती है, हमारा जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्राग्राम जब फ्लैट होगा, ये जो डायफ्राग्राम यहाँ पर बना के दिखाया गया है, ये जो डोम शेप का है, जब ये फ्लैट होगा, जब ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो हमारी रिब्स हैं इनको ये पुश करेगा आगे की साइड, जिसके कारण जो एक्सिस है वो चेंज होगा। अगर डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। वहीं पर अगर हमारी रिब्स के बीच में पाई जाने वाली इंटरकोस्टल मसल्स, कौन से वाली, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, हमारी जो रिब्स है वो अपवर्ड मूव करेगी, और जो हमारे यहाँ जो ये वाली थोरेसिक कैविटी है इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। कैसे, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। कैसे होगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। समझ आया होगा। तो अब क्या हुआ कि ओवरऑल हमने क्या किया, जो थोरेसिक वॉल्यूम है उसे इंक्रीज कर दिया। अब थोरेसिक वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है,
जब हमारा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसके साथ साथ हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। हमने लास्ट पीपीटी में पढ़ा था कि हमारा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा और लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर कहाँ मूव करेगी, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, एटमॉस्फेयर टू लंग्स में हमारी एयर मूव करेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा। चलो दूसरा हमारा स्टेप था एक्सपायरेशन। दूसरा हमारा स्टेप क्या था, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, यही सब जो मैंने इंस्पिरेशन का पढ़ा है, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। यही हमारा क्या था, इंस्पिरेशन था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपीरेशन पर, एक्सपीरेशन में क्या होगा, अब तक जो हमने पढ़ा था उसका अपोजिट होगा। उसका अपोजिट होगा तो क्या होगा कि जो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करेगा तो ये क्या करेगा, वापस डोम शेप का होगा। जब ये डोम शेप का होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर ये वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। अगर ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है तो जब ये ऐसे होगा तो अगर फ्लैट हुआ था तो हमारी रिप्स अपवर्ड मूव कर रही थी। अगर ये डोम शेप का होगा तो हमारी रिप्स क्या करेंगी, वापस से अपनी पोजीशन पर आएंगी। अगर ये वापस से पोजीशन पर आएंगी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो थी उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये क्या कर जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी। और इनके रिलैक्स करने से क्या होगा, हमारा जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। थोरेसिक वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो हमारे लंग्स के अंदर का जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर था वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये कंडीशन होने के बाद क्या होगा, एक्सपायरेशन। ये कंडीशन होने पर क्या होगा, एक्सपायरेशन। आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक। चलो एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिटर्न diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume। thoracic volume डिक्रीज हो गया एंड उसके साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। दिस लीड्स टू इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ एयर, मतलब कि एयर मूव करेगी कहां से, फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सपायरेशन बोल देते हैं। क्या आप लोगों को समझ आया? चलो इसके बाद बात आती है कि हम नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करें, ठीक है। कभी हम जब योगा करते हैं तो हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते ऐसे करके, जब हमने ऐसे एयर को बाहर निकाला तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम और भी डिक्रीज हो गया, नॉर्मल डिक्रीज हो रहा था उससे भी ज्यादा। ऐसा अगर हो रहा है तो ये हमारा डायफ्राम नहीं करा रहा, वहां पर हमारी एब्डोमिनल मसल और साथ में आपने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बारे में पढ़ा था। जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये कब काम करती है, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं। कब काम करते हैं ये हमारी मसल, हमारी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, यहां पर लिख लेते हैं, जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो कब काम करती है, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा, हमारी जो
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो वर्क करती है। हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कब काम करती है? जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक बार रुको बेटा, मैं ये नोट्स ठीक कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं पेंटेन में कोई प्रॉब्लम आ गई आज। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब हम करते हैं उस टाइम पर हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल वर्क करती है। अब आता है कि जो हेल्दी पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है? एयर को इनहेल करता है, एक्सहेल करता है, तो कितनी बार करता है? 12 से 16 बार। कितनी बार करेगा ये? 12 से 16 बार। साथ में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में, उसे हम किससे माप सकते हैं? स्पायरोमीटर। याद रखना, पल्मोनरी वॉल्यूम को मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ कर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसे मेजर करने के लिए, जिससे हम अपने पल्मोनरी जो फंक्शन है, या फिर हम बोले जो हमारे लंग्स के फंक्शन है, उन्हें अच्छे से जान सकते हैं, जिसे बोला जाता है एल एफ लेफ्ट। ठीक है, या आप लोगों को समझ में आया कि हम अपने लंग्स के अगर वॉल्यूम को हमें मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे? स्पायरोमीटर का यूज करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेटा ये वाले नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सोनिका बायोलॉजी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये नोट्स अभी क्लास के बाद में जस्ट डाल दूंगी। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आना, और आपके लिए मैं एक वन शॉट भी लेके आऊंगी। पहले एक बार ये ऐसे कंप्लीट करा दूं जितना भी छोटी छोटी वीडियो में होता है। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो, वरना एक वन शॉट भी आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अगर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन नहीं आया तो आपको आगे का चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। और इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन कब समझ आया? जब आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पता हुआ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से हमारे ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और कौन कौन कैसे करके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।